लिबरल, इसी को कहते हैं उदारवादी पार्टी, उदारवादी पार्टी। तो लिबरल उदारवादी पार्टी का सदस्य किसको चुना गया था? दादा भाई नेरोजी को। किसको चुना गया था? दादा भाई नेरोजी को चुना गया था। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित किया गया था? तो पुर्तगालियों की राजधानी जो था वह कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र किया गया था 1530 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सुनिए, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की गई थी? तो दोस्तों, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा 1530 में स्थानांतरित की गई थी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है नीनो डी कुन्हा। क्या बताना है? नीनो डी कुन्हा। क्या आप लोगों ने अभी तक इनका नाम सुना है? कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ। अच्छा, ये नीनो डी कुन्हा वही है जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शांत जल की नीति। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शांत जल की नीति का अवधारणा कौन दिया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने दिया था? वाटर पॉलिसी कौन, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन पुर्तगाली गवर्नर ने लगाया था? तो क्या बताना है? नीनो डी कुन्हा बताना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि पुर्तगालियों का ट्रिक देखते हैं हम। फैन याद रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? फैन। पुर्तगाली गवर्नर का ट्रिक याद रखते हैं। फैन ऐप से याद रखना है फ्रांसिस अल्मीरा। क्या रखना है? फ्रांसिस अल्मीरा। अल्मीरा। ए से याद रखना है अबू बकर। अबू बकर। एन से याद रखना है नीनो डी कुन्हा, जिसके बारे में मैंने अभी इधर बता ही दिया हूँ। अच्छा, अबू बकर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अबू बकर जो है, इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं? अबू बकर को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अबू बकर जो था दोस्तों, यह गोवा जीता था। किससे जीता था? यह गोवा जीता था। और गोवा किससे जीता था? बीजापुर के सुल्तान से। फटाफट आप लोग बता दो कि बीजापुर के सुल्तान का क्या नाम था? बीजापुर के सुल्तान का क्या नाम था? तो बीजापुर के सुल्तान का जो नाम था, क्या नाम था? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, क्या नाम था बीजापुर का सुल्तान का नाम? आदिल शाह नाम था। क्या नाम था? आदिल शाह नाम था। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़े। यानी कि गोवा को कब जीता गया था? हाँ, लेकिन दोस्तों क्या हो गया कि फिर अबू बकर ने गोवा को कब जीता था? 1510 में। पुर्तगाली राजधानी बनाया। क्वेश्चन पूछ लेता कि अबू बकर ने गोवा को कब जीता था? 1510 में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो जैन धर्म, हिंदू सभी धर्म के लिए प्रसिद्ध है? चलिए सबसे पहले हम लोग खंडन करते हैं एक एक ऑप्शन का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अजंता का गुफा। तो अजंता का जो गुफा है दोस्तों, यह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। तो तीनों, अजंता हो गया, फिर एलोरा हो गया और एलिफेंटा हो गया, ये तीनों आपका कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बात? ठीक। लेकिन दोस्तों, अजंता का जो गुफा है दोस्तों, अजंता का गुफा, इस अजंता का गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर एलोरा का जो गुफा है, एलोरा का गुफा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बौद्ध भी हो जाएगा, जैन भी हो जाएगा और हिंदू भी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बता दो, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन था? फटाफट आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको इतना बता दिया। और एक बच गया एलिफेंटा की गुफा। तो एलिफेंटा की गुफा हम लोग जानते हैं कि यह भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यह भी जो है बौद्धों के लिए है, बौद्धों के लिए है और हिंदू के लिए है।
हिंदू के लिए है। अब क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लिए है? तो यहाँ देखिए, बौद्धों के लिए है, जैनों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। कौन? अजंता। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बढ़े चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा संस्थापित किया गया था, जिसको हम लोग लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं। लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं, या लिच्छवी राजकुमार के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोग फटाफट अब बताओ कि लिच्छवी राजकुमार हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसका पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? लिच्छवी, हाँ लिच्छवियों द्वारा। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था? तो बिंबिसार ने किया था। कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। ठीक। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नंद वंश का कौन किया था? तो धनानंद ने किया था। कौन किया था? धनानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ पुस्तक का नाम दिया गया है, आपको छापना है। क्वेश्चन यहाँ आपसे किया गया है, मिलान करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का टोटल कितना युद्ध हुआ था? तो पानीपत में बच्चों टोटल 3 युद्ध हुआ था। कितना? 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो पहला पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कौन था? 1526 में था। और दूसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो था 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था, और ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और 26 में बाबर और 26 में किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक। और हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर मिला सकते हैं आप। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1761। कहाँ दिख रहा है? यानी 1 का 2 देख लीजिए, आपको कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? यही दिख रहा है। तो 1 का 2 में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सबसे पहले तो याद रखिए कि मिलाने वाला जो है ना, वो सबसे हल्का सवाल होता है, क्योंकि 1 का ऑप्शन अगर आपको पता रहेगा, 1 का अगर जानकारी पता रहेगा तो आपका सारा लगभग सही हो जाता है। तो ये भी नहीं है, 1 का 2 इसी में दिख रहा है, यही ऑप्शन होने वाला है। और भी चेक कर लेते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ था। तो यानी कि बी का 4। तो बी का 4 देखिए यहीं पर हमको दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, बी का 4। फिर हल्दी घाटी का युद्ध देखिए 1576 में हुआ था। तो हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में हुआ। तो यानी डी का आपका क्या मिल गया? 1 मिल गया। डी का 1 मिल गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 हो गया। और छूट कौन गया है? एक तो 1191, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ 1191। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, बिहार डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को अपडेटेड वर्जन के साथ में लाया हूं, ताकि एग्जाम में आपका हूबहू इसी टाइप के प्रश्न मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है? तो कवक द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, तब ना पता चलेगा कि कवक से कौन सा रोग नहीं होता है। तो ठीक होता है ए, दाद, खाग। चलिए, ए से जो होता है
एथलीट होता है। क्या होता है? एथलीट होता है, एथलीट होता है। और दाद से क्या होता है? दाग याद रखना है। क्या याद रखना है? दाग याद रखना है। खाज से खुजली याद रखना है। गौ से गंजापन याद रख लेना है। ये सब किससे होता है? कवक से होता है। तो एथलीट जो हो गया और दाद हो गया, तो ये दोनों क्या होगा? कवक से होने वाला रोग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फाइलेरिया जो होता है यह कृमि से होता है। किससे होता है? तो फाइलेरिया होता है बुचेरिया कृमि से। किससे होता है? बुचेरिया कृमि से। तो ये भी नहीं होगा। यानी कि एकमात्र बीमारी स्केबीज जो आपका ऑप्शन में अब बच गया, जो किससे होगा? वो कवक से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो अच्छा, इस फाइलेरिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं हाथी पाँव रोग। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का पैर, पेशेंट का पैर फूल करके हाथी के जैसा हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार कौन कौन सा घटक है? तो सबसे पहले हम लोग उनको जान लेते हैं, तब फिर इसके बाद हम पकड़ लेंगे कि इनका मुख्य घटक क्या है। तो चलिए हम लोग जान जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक गैस जो होता है, तो सर्वप्रथम कौन होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। फिर मीथेन भी होता है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक। फिर ओजोन गैस भी होता है। फिर उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद में जलवाष्प होता है। ये सब भैया जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। ठीक। अब लेकिन इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछिए, ग्रीन हाउस गैस का घटक है, मुख्य घटक नहीं है, घटक है। यहीं पे बच्चा क्वेश्चन में गलती करता है। यहाँ पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है, मतलब इनमें से सबसे अच्छा क्या है? ये भी घटक है, ये भी घटक है, ये भी घटक है, लेकिन मुख्य घटक CO2 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करने के लिए, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 गैस कंट्रोल करने, CO2 या ग्रीन हाउस गैस, बात बराबर हुआ। तो ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल किया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल। कौन किया था? क्योटो प्रोटोकॉल किया था 1997 में। कब किया था? 1997 में किया था। आप लोग ये बात नोट कर लीजिएगा। और ये क्योटो कहाँ पड़ता है? जापान में किया गया था। कहाँ? जापान में किया गया था। यहाँ तक समझ में आया तो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, यीस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो चलिए, यीस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है तो हम लोग जान लेते हैं कि यीस्ट यानी खमीर, यीस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? खमीर भी कहते हैं। और इसमें जो जनन का जो विधि होता है वो किसमें होता है? मुकुलन में। किसमें होता है? मुकुलन में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रा में जनन विधि किसके द्वारा होता है? हाइड्रा, क्वेश्चन ये भी दोस्तों पूछा गया है, हाइड्रा में जनन विधि किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है, क्या बताना है कि हाइड्रा में जो जनन विधि होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन या पुनर्जनन द्वारा होता है। यानी कि मुकुलन द्वारा यीस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि हाइड्रा में मुकुल प्रजनन जो होता है वह किस टाइप का जीव है? हाइड्रा जो है वो किस टाइप का जीव है? तो हाइड्रा आपका हो गया, यह बहुकोशीय जीव है। क्या है? बहुकोशीय जीव है। ये बात आपको याद रखना है। बाद बाकी यीस्ट, खमीर हो गया, ये सब में केवल क्या होता है? मुकुलन होता है और इसमें अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हेन्स का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हेन्स का जो नियम होता है वो ऊष्मागतिकी के पहले सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं? तो बच्चों ऊष्मागतिकी के टोटल 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है, जिसमें हम लोग पहला नियम को हम लोग कहते हैं, फर्स्ट नियम को हम लोग कहते हैं शून्यवां नियम। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम। तो शून्यवां नियम क्या कहता है? शून्यवां नियम कहता है कि यदि A बराबर B हो तथा B बराबर C हो, तो A जो होगा C के बराबर होगा। क्या होगा? A जो होगा C के बराबर है। यह ऊष्मागतिकी का पहला नियम, जिसको हम लोग शून्यवां नियम कहते हैं, तो ये बताता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऊष्मागतिकी के सेकेंड नियम, दूसरा नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी के पहला नियम क्या कहते हैं? पहला नियम। जो दूसरा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पहला नियम कहेंगे, क्या कि शून्य से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला नियम। तो चलिए पहला नियम क्या कहता है भैया? पहला नियम कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। किस नियम पर काम करता है? कहेगा ऊष्मागतिकी के नियम किस सिद्धांत को दिखाता है या कार्य करता है? तो आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्मागतिकी के जो तीसरा नियम है, जिसको हम लोग थर्ड नियम कहते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा? दूसरा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा नियम हो जाएगा। और ये ऊष्मागतिकी के जो तीसरा नियम है, जिसको हम लोग दूसरा नियम कहते हैं, यह बताता है कि किसी मशीन का दक्षता जो होगा वो 100% नहीं होगा। कितना होगा? 100% नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट था। अच्छा, आपको बताना है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस किस नियम को दर्शाता है। तो चलिए मैं आपको इस फ्रेश पेज में मैं आपको बताता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर कौन कौन चीज़ कार्य करता है। चलिए हम लोग पहले मार लेते हैं हेडिंग, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित क्या सब है। चलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को क्या सब दिखाता है। तो चलिए पहला आपको याद रखना है कि किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है दोस्तों, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है, दूसरा नियम। फिर आपको बताना है कि लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। फिर आपको बताना है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं बंद लूप का नियम। क्या कहते हैं? बंद लूप का नियम हम लोग किसको कहते हैं? किरचॉफ के दूसरा नियम को कहते हैं। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। बाद बाकी आपको पता ही है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को दर्शाता है। तो इतना सारा बात आपको याद रखना है। अच्छा, किरचॉफ का ये दूसरा नियम को हम लोग बंद लूप का नियम कहते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है। तो पहला नियम दोस्तों किसको बताता है? दोस्तों किरचॉफ का पहला नियम जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत को बताता है। क्या बताता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न ये देखिए आपके सामने में लग गया है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, फैराडे किसका मात्रक है? तो ये दोस्तों धारिता का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? धारिता का एसआई मात्रक होता है। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसका एसआई मात्रक है? तो दोस्तों इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसका मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक है। किसका है? ये दाब का मात्रक होगा, ठीक है, यह दाब का मात्रक है। अच्छा, दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। किसका? दाब बराबर। और बल का क्या होता है? मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसका है? तो ये दाब का एसआई मात्रक है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। या नहीं तो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर भी इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक। और क्या बच गया? कूलम बच गया। कूलम किसका मात्रक होता है? हम सब जानते हैं कि कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश के मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश के मात्रक होता है, कूलम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है, अर्थात प्लास्टिसिटी के गुण को दर्शाता है?
इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा तो आप फटाफट एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, प्लास्टिसिटी एक वर्ड पर फोकस कीजिए। जब प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी होता है कि किसी पदार्थ को, किसी रबर के पदार्थ को हम लोग ऐसे फैलाए, ऐसे इसको हम लोग खींचे कि वह नमहर तो जाता है, लेकिन जैसे इसको हम छोड़ते हैं तो एक जगह आ जाता है, तो एक जगह आ जाता है। और चलिए ऐसा ऑप्शन आप लोग फटाफट पहले पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। प्लास्टिसिटी पदार्थ में कठोरता के गुण को दर्शाता है, तो ये गलत बात है। तो ये प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है, तो ये तो नहीं करता है, तो ये गलत बात हो गया। प्लास्टिसिटी के कारण तनाव हटने के बाद वस्तु अपने मूल स्थानों में वापस आ जाती है। हाँ, ये बात आपको सही दिख रहा है, लेकिन फिलहाल और भी पढ़ते हैं। प्लास्टिसिटी पदार्थ में भंगुरता की स्थिति को दर्शाता है, नहीं, ये बात गलत है। यह किसी सामग्री के तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। हाँ, देखिए ये भी बात सही है, प्लास्टिसिटी के कारण तनाव हटने के बाद वस्तु अपने मूल स्थान से वापस आ जाती है। जो कोई रबर के पदार्थ को अगर हम ऐसे खींचेंगे तो वापस एक ही जगह आ जाएगा, अपने मूल स्थान पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी अच्छा बात लिख दिया कि बिना टूटे वो अपने मूल स्थान पर आ जाता है। यहाँ पढ़िए, बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है? अच्छा, न्यूटन के गति के नियम को हम लोग, किस गति के नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के गति का टोटल कितने नियम है? तो न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है, जिसमें प्रथम नियम, चलिए अब मैं प्रथम नियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए न्यूटन के गति के मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ प्रथम नियम। चलिए प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं, और इसी को दोस्तों हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फिर आपको याद रखना है कि यह प्रथम नियम से पूछेगा कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमको किसका परिभाषा मिलता है? तो याद रखना कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमको बल का परिभाषा प्राप्त होता है। किसका परिभाषा होता है? बल का परिभाषा प्राप्त होता है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय नियम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम से दोस्तों आपको याद रखना है कि बल का सूत्र प्राप्त होता है। द्वितीय नियम से आपको क्या प्राप्त हो गया? बल का सूत्र प्राप्त हो गया। बल का सूत्र प्राप्त होता है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, बल का सूत्र क्या होता है? बल को हम लोग F से दिखाते हैं। बल बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए। तो F बराबर m इंटू ए या ma, यही है बल का सूत्र है। यही हमको प्राप्त होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। अच्छा, तीसरा नियम से हमको क्या प्राप्त होता है? तृतीय नियम से हमको बल की प्रकृति पता चलता है। बल की प्रकृति कहेगा हमको किस न्यूटन के किस नियम से हमको पता चलता है? तो तीसरा नियम से पता चलता है। तो इतना सारा बात अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए सामने में लगा हुआ है। फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, समुद्र की गहराई मापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? समुद्र की गहराई मापने में हम लोग फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हृदय की गति मापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हृदय की गति को मापने के लिए हम लोग कार्डियोग्राफ, किसका प्रयोग करते हैं? कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। विभवांतर विद्युत विभव को मापने में विभवांतर मापने में तो हम लोग किसको करते हैं? विद्युत विभव का प्रयोग करते हैं। तो विभव, हाँ, चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान है? तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यही होता है बड़ी जी का मान होता है। चलिए अब मैं जो आपको बताता हूँ कि अगर इसी को अगर लिखेंगे तो NM स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो ये भी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं पर ऐसा लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैपिटल जी का मान दोस्तों याद रखना कि इस कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता है। कैपिटल जी का मान
कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं चेंज हो सकता है। और आपको क्या याद रखना है, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है। चलिए मैं मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जी का मान कहेगा सर्वाधिक कहाँ होता है। इस जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। फिर कहेगा इस जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम याद रखना कि न्यूनतम होता है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है, भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा पर होता है। फिर कहेगा कि जी का मान शून्य कहाँ होता है। इस जी का मान शून्य कहाँ होता है, तो जी का मान जो शून्य होता है वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा पृथ्वी का केंद्र पर, पृथ्वी का केंद्र पर। तो आप लोग डिस्कशन को आराम से सुनिए, किसी भी एग्जाम आपसे निकल जाएगा। अच्छा, रोज क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है